हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग का स्टडी जो है वो अच्छा चल रहा होगा। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने आरबीसी का डिस्कशन किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है ब्लड के जो सेकंड पार्ट की हम बात करेंगे, जिसमें डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स और रहती हैं। ठीक है, तो उसका हम लोग जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डब्ल्यूबीसी। ठीक है, सो सेकंड पार्ट की हम बात करेंगे। जो फॉर्म्ड एलिमेंट है, फॉर्म्ड एलिमेंट का सेकंड पार्ट क्या है, एंड दिस वन इज डब्ल्यूबीसी। ओके, डब्ल्यूबीसी की हम बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसी को आप क्या बोलेंगे, एंड दैट इज द वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। ठीक है, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, एंड दैट इज आल्सो नोन एज द ल्यूकोसाइट्स। और क्या बोलते हैं हम लोग इनको, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, so first one is now the formation of WBCs, and that one is called the leukopoiesis। क्या बोलते हैं इनको, इसको ल्यूकोपोएसिस बोलते हैं। ठीक है, तो WBCs की जो फॉर्मेशन है, उस WBCs की फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ल्यूकोपोएसिस बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अदर वन की हम बात करेंगे तो ल्यूकोपोएसिस क्या होती है। ल्यूकोपोएसिस जो होती है वो बोन मैरो के इनसाइड में होती है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो ब्लड की फॉर्मेशन होती है, ब्लड की फॉर्मेशन कहाँ होती है, वो बोन मैरो के इनसाइड में होती है। इसलिए क्या होता है, डब्ल्यूबीसीज भी क्या होती हैं, बोन मैरो के इनसाइड में होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, एक आता है टीएलसी। ठीक है, दिस वन इज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की हम बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है, 6000 से लेकर 8000 पर माइक्रोलीटर। ठीक है, या एमएम आप बोल सकते हो। तो एक माइक्रोलीटर के इनसाइड में कितनी होती है, 6000 से लेकर 8000 सेल्स जो होती हैं, डब्ल्यूबीसी जो होती हैं, वो प्रेजेंट होती हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं टीएलसी। ओके, ऑन एन एवरेज की हम बात करेंगे तो नियर अबाउटली एक जो WBC होती है उस पर नियर अबाउटली 600 आरबीसी जो होती हैं वो हमारे ब्लड के इनसाइड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, शेप की बात कर लेते हैं तो जो शेप होती है वो कैसी होती है, अमीबॉइड होती है। शेप कैसी होती है, अमीबॉइड शेप की होती है। शेप कैसी है, अमीबॉइड शेप है। ठीक है, तो अमीबॉइड शेप्ड होती है। अदर वन की अगर हम बात करेंगे तो क्या क्या होती है, न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, इट मींस क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और ये जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, पॉलीमॉर्फिक होता है। न्यूक्लियस की हम बात करेंगे तो क्या होगा, टू फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, या तो पॉलीमॉर्फिक होगा या फिर मोनोमॉर्फिक होगा। ठीक है, तो मेनली हम बात करेंगे तो पहला हो सकता है मोनोमॉर्फिक। ठीक है, और दूसरा हो सकता है पॉलीमॉर्फिक। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिक हो सकता है या फिर मोनोमॉर्फिक हो सकता है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, मेनली अगर हम बात करेंगे तो पॉलीमॉर्फिक और मोनोमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक एंड मोनोमॉर्फिक। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, अगर न्यूक्लियस कैसा है, पॉलीमॉर्फिक है, इट मींस क्या होता है कि उसके इनसाइड में, न्यूक्लियस के इनसाइड में लोब जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो उस टाइप की सेल्स को हम लोग बोलते हैं मोनोमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। दिस वन इज कॉल्ड दैट इज। ओके, अब अगर हम बात करेंगे पॉलीमॉर्फिक की, अगर हम बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड द पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ओके, सो दीज आर द टू टाइप। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये टू फॉर्म्स प्रेजेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो WBCs की अगर हम बात करेंगे तो WBCs क्या होती है, अमीबॉइड शेप की होती है। दूसरी चीज क्या होता है, न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, मूवमेंट जो होता है वो कैसा होता है, अमीबॉइड शेप का, अमीबॉइड टाइप का इसके इनसाइड में मूवमेंट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा, अदर वन की हम बात करते हैं तो और अदर कैरेक्टर्स क्या हो सकता है, और अदर कैरेक्टर जो है वो होता है कलरलेस। ठीक है, कैसी होती है, कलरलेस होती है। और अगर हम कलर की बात करेंगे तो कलर कब मिलेगा, अब देखिए
कोई भी सेल अगर कलरलेस होती है तो उसकी अगर आपको स्टडी करनी है तो क्या करना होगा, आपको उसे स्टेन करना होगा। ठीक है, तो आफ्टर द स्टेनिंग के बाद में क्या होता है, जो WBCs होती है वो 2 टाइप की होती है। ठीक है, तो देखिए, तो मेनली अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, आफ्टर स्टेनिंग की अगर हम बात करते हैं तो आफ्टर स्टेनिंग जो WBCs होती हैं, ये WBCs क्या होती हैं, 2 टाइप की होती है। ठीक है, तो आफ्टर स्टेनिंग की अगर हम बात करेंगे तो आफ्टर स्टेनिंग WBC कितने टाइप की है, 2 टाइप की है। एक को हम लोग बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइट और दूसरे को हम लोग बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, तो ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट का जो अपीयरेंस होता है वो कैसा होता है, वो स्मूथ होता है, इसके इनसाइड में ग्रेनुल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। ग्रेनुलोसाइट के केस में क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है उस साइटोप्लाज्म के इनसाइड में कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द ग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलर अपीयरेंस होगा। ठीक है, ए ग्रेनुलोसाइट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ए ग्रेनुलोसाइट के केस में मेनली 2 टाइप की सेल्स आती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज मोनोसाइट, ठीक है, एंड सेकंड वन इज लिम्फोसाइट। ओके, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ठीक है, तो लिम्फोसाइट की अगर हम बात करेंगे तो लिम्फोसाइट भी क्या होती है, 2 टाइप की होती है, आपको पता है। ठीक है, तो 2 टाइप की अगर हम बात करेंगे तो एक होगी बी और एक होगी टी, बी सेल और टी सेल। ठीक है, तो बी सेल हो सकती है या फिर टी सेल हो सकती है, तो बी सेल और टी सेल। ठीक है, ये हो जाएगा। ग्रेनुलोसाइट्स की हम बात करेंगे तो ग्रेनुलोसाइट जो होती है वो मेनली क्या होती है, 3 टाइप की होती है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वन जो आता है वो आता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं। दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, इओसिनोफिल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इओसिनोफिल्स हो गया, तो न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स। ठीक है, एंड अदर वन की हम बात करेंगे, थर्ड वन जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं बेसोफिल्स। ठीक है, तो ये जो होती है वो 3 टाइप की होती है, एक हो गया न्यूट्रोफिल्स, दूसरा हो गया इओसिनोफिल्स और तीसरा हो गया बेसोफिल्स। ठीक है, सो दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ WBCs। ठीक है, चलिए अब प्रॉपर जो है सेल्स की बात कर लेते हैं, उनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ए ग्रेनुलोसाइट से, फिर उसके बाद में ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, चलिए देखिए। ओके, सो दैट्स वन इज। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट कैटेगरी एंड दैट इज द ए ग्रेनुलोसाइट। तो ए ग्रेनुलोसाइट की बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में WBCs थी। ठीक है, ये WBCs कैसी है, कलरलेस है। तो आपने क्या किया, इस WBC को स्टेन किया, इसको क्या की, इसकी स्टेनिंग की। ठीक है, अब स्टेनिंग करने के बाद में आपको क्या मिला, आपको जो है वो ए ग्रेनुलर अपीयरेंस मिला। ठीक है, तो मेनली अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है, स्टेनिंग किया और स्टेनिंग करने के बाद में हमको क्या मिला, ए ग्रेनुलर अपीयरेंस मिला। ठीक है, ए ग्रेनुलर अपीयरेंस ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये मिला। ठीक है, अब यहां पर आपने एक तो ये चीज देख लिया कि एक ग्रेनुलर अपीयरेंस मिला है। दूसरी चीज की हम बात करेंगे तो यहां पर आपको एक न्यूक्लियस ऑब्जर्व हुआ। ठीक है, और ये न्यूक्लियस कैसा था, सिंगल लोब था, सिंगल लोब था। ठीक है, इट मींस इसके इनसाइड में लोब जो थे वो सिंगल थे, लेकिन इसकी शेप की अगर हम बात करेंगे तो इसकी शेप कैसी थी, इसकी शेप जो थी वो 2 टाइप की थी। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से टाइप की शेप हो सकती है। ठीक है, तो न्यूक्लियस की हम बात करेंगे तो न्यूक्लियस जो होता है वो कितने टाइप का हो सकता है, 2 टाइप का हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले की हम बात करेंगे तो फर्स्ट शेप क्या हो सकती है, न्यूक्लियस जो था वो कैसा था, किडनी शेप का था। न्यूक्लियस कैसा है, किडनी शेप है, या फिर आप इसको और क्या बोल सकते हो, हॉर्स शू शेप है। ठीक है, अब देखिए कैसा हो सकता है। तो
किडनी शेप के न्यूक्लियस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इरेगुलर शेप होती है अमीबा की जैसी, लाइक दिस। तो ये हो गया। और इसके इनसाइड में अगर हम क्या करें, इस टाइप का अगर न्यूक्लियस बनाएं, ठीक है, तो ये किसका इंडिकेशन हो गया, दिस वन द इंडिकेशन ऑफ मोनोसाइट। ठीक है, तो ये हो गई एक ग्रेनुलोसाइट की फर्स्ट सेल एंड दैट्स वन इज कॉल्ड द मोनोसाइट। ओके, तो मोनोसाइट का न्यूक्लियस कैसा होता है, मोनोसाइट का न्यूक्लियस जो होता है वो किडनी शेप होता है या फिर हॉर्स शू शेप्ड होता है। तो आप न्यूक्लियस को देखकर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी सेल मोनोसाइट है, कौन सी सेल न्यूट्रोफिल्स है, कौन सी सेल्स लिम्फोसाइट्स है। ठीक है, सो दैट्स वन। ओके, अंडरस्टैंड, तो ये चीज याद रखिएगा। अब मोनोसाइट की हम बात करेंगे तो मोनोसाइट जो होती है वो 2 to 8% होती है। ठीक है, 2 to 8% ऑफ टीएलसी। ठीक है, और अगर हम नंबर की बात करेंगे तो 200 से लेकर 800 पर माइक्रोलीटर। ठीक है, तो 200 से लेकर 800 पर माइक्रोलीटर जो होता है वो क्या होता है, मोनोसाइट का सेल काउंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया मोनोसाइट। न्यूक्लियस मैंने आपको बता दिया, किडनी शेप है, हॉर्सशू शेप है। ठीक है, अच्छा एक और चीज की हम बात करेंगे तो WBCs का जो लाइफ स्पैन होता है वो ब्लड के इनसाइड में 2 to 4 आवर्स हो सकता है। और अगर हम बात करेंगे आउटसाइड द ब्लड, आउटसाइड के ब्लड की हम बात करते हैं तो जनरली 6 to 8 आवर्स और इट्स अप टू द 48 आवर्स। ठीक है, सो मेनली अगर हम बात करेंगे तो अब क्या है कि मोनोसाइट, अब देखिए क्या है, मोनोसाइट जो होती हैं वो क्या करती हैं, मोनोसाइट्स शोज अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबॉइड मूवमेंट कॉल्ड डायपीडेसिस। क्या बोलते हैं, डायपीडेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जो मोनोसाइट्स होती हैं ये मोनोसाइट क्या करती हैं, अमीबॉइड मूवमेंट शो करती हैं। ठीक है, और उसको हम लोग बोलते हैं डायपीडेसिस। और डायपीडेसिस का मीनिंग स्पेसिफिक जो डेफिनेशन क्या होता है वो ये है, एंड दैट इज द मूवमेंट ऑफ WBCs along with the surface of endothelium। ठीक है, ये surface of blood vessels। देखिए क्या होगा, मान लेते हैं कि हमने क्या करते हैं कि यहां पर ये एक ब्लड वेसल्स बनाते हैं, दिस वन इज ब्लड वेसल। ठीक है, और ये ब्लड वेसल्स की हम बात करते हैं तो ये हो गई एंडोथीलियम, ये हो गई एंडोथीलियम, लाइक दिस। अब ये ब्लड वेसल्स की हम बात करेंगे तो ये क्या हो गई, ये ब्लड कैपिलरी हो गई। अब देखिए क्या है, तो जब भी हमारे बॉडी के इनसाइड में WBC जब मूव करती हैं तो वो क्या करती हैं कि इस मिडिल वाले या ल्यूमेन वाले एरिया में मूव नहीं करती। ठीक है, नंबर एक ऑलरेडी बहुत कम है। तो ल्यूमेन में जनरली क्या होता है, ल्यूमेन के इनसाइड में जनरली RBCs मूव करती हैं, यहां पर WBCs मूव नहीं करती। अब WBCs यहां पर मूव नहीं करती तो WBC कहां मूव करती हैं, WBCs जो होती हैं वो क्या करती हैं कि ये जो एंडोथीलियम है इस एंडोथीलियम के साथ में यहां पर ऐसे ये इसके साथ साथ रन करती है। ठीक है, तो यहां पर ये जो एंडोथीलियम के साथ में जो मूवमेंट हो रहा है किसका, अमीबॉइड मूवमेंट हो रहा है WBC का, इसी को हम लोग बोलते हैं डायपीडेसिस। ठीक है, अब इस डायपीडेसिस का एक स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस भी है और वो सिग्निफिकेंस है ये देखिए, यहां पर क्या है, ये आपके WBC है। ठीक है, अब देखिए क्या आता है कि ये जो किसकी ये कौन क्या है, आपकी ब्लड कैपिलरी है। तो ब्लड कैपिलरी में क्या होता है, सिंगल वॉल होती है। अब ये इस टाइप से क्या है, सेल जो है वो एंडोथेलियल सेल जो है वो क्या है, आपका जॉइंट है। अब जैसे ही क्या होगा, सिस्टोलिक प्रेशर अप्लाई होता है तो इन एंडोथेलियल सेल्स के बिटवीन में गैप क्रिएट होता है, इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो थोड़ा सा राइज होता है। और राइज होने से क्या होगा कि ये जो सेल है वो यहां से बाहर आ जाती है, इसके इनसाइड में, ये टिश्यू के इनसाइड में आ जाती है, लाइक दिस। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो ये सेल क्या कर रही है, मूव कर रही है। और ये क्या हुआ कि जैसे ही स्पेस मिला, ठीक है, तो उस पोर के थ्रू क्या है या उस स्पेस के थ्रू क्या होगा, ये सेल जो होती है वो एंडोथेलियम से क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। और कहां पर पहुंच जाएगी, ये पहुंच जाएगी टिश्यू के इनसाइड। ठीक है,
नाउ अब इस सेल को हम एक स्पेसिफिक टर्म देते हैं और वो स्पेसिफिक टर्म क्या है? अब ये जो सेल है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको हम लोग बोल रहे हैं मैक्रोफाज। दैट्स नाइस। ठीक है, तो ये जो सेल है दैट द सेल इज कॉल्ड मैक्रोफाज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अब इसको हम लोग बोलते हैं मैक्रोफाज। ठीक है, अब मैक्रोफाज की हम बात करते हैं तो मैक्रोफाज का फंक्शन क्या होता है? मैक्रोफाज का फंक्शन होता है phagocytosis of the foreign particles, dead cells, ठीक है, या any unwanted material which is present inside the extracellular fluid or inside the blood। ठीक है, तो ब्लड के इनसाइड में या एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के इनसाइड में जो भी अनवांटेड मटेरियल होता है या डेड सेल्स होती हैं, ओल्ड सेल्स होती हैं, एंटीजेंस होते हैं या कोई भी टॉक्सिन्स होता है, तो उन सबको क्या करता है ये सब सेल जो होती हैं वो फैगोसाइटोसिस करती हैं। ओके, चलिए, तो ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द साइट के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? मैक्रोफाज जो होती हैं वो थोड़ा सा अलग अलग नेम इनका हो सकता है। ठीक है, अगर हम लंग्स की बात करते हैं तो लंग्स के केस में इनको हम लोग क्या बोलते हैं? लंग्स के केस में इसको हम लोग बोलते हैं डस्ट सेल। ठीक है, बोन के केस में इसको हम लोग बोलते हैं ओस्टियोक्लास्ट सेल। ठीक है, और सिमिलरली कार्टिलेज के केस में इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ड्रोक्लास्ट सेल। ठीक है, कॉन्ड्रोक्लास्ट हो गया। लीवर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लीवर के इनसाइड में क्या होता है? कफर सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, नर्वस टिश्यूज के इनसाइड में भी आप लोगों ने देखा होगा, वहां पर हम लोग एक सेल पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोगिलियल सेल। ठीक है, ईटीसी। तो अलग अलग साइट पर अलग अलग लोकेशन के हिसाब से क्या हो सकता है? इसका जो नेम है वो क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है। अब मोनोसाइट की एज कितनी है? मोनोसाइट की जो एज है वो है आपका 4 आवर्स के आसपास। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जैसे ही मोनोसाइट टिश्यू के इनसाइड में एंटर होती हैं तो उनका जो लाइफ स्पैन है वो कितना हो जाता है? 6 to 8 आवर्स लगता है। चलिए, अब देखिए नेक्स्ट वन। तो पहले हम लोगों ने बात किया था कि किडनी जो है वो अगर न्यूक्लियस जो है वो कैसा है? किडनी शेप का है या हॉर्सशू शेप का है। ठीक है, तो उसको हम लोगों ने नेम दे दिया था मोनोसाइट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वन पार्ट। अब अगर कैसा है, न्यूक्लियस जो है वो राउंड शेप का है। न्यूक्लियस कैसा है? अगर राउंड शेप्ड का है, ठीक है, तो राउंड शेप्ड का अगर होगा तो कुछ इस टाइप से दिखेगी सेल, लाइक दिस। ठीक है, तो अगर इस टाइप का न्यूक्लियस है तो फॉर्मेशन होती है सेकंड टाइप के सेल की, जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फोसाइट। ओके, तो लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो मेनली अगर हम बात करेंगे, अगर किडनी शेप का न्यूक्लियस है तो कैसी हो गई सेल? क्या बोलेंगे हम उसको? मोनोसाइट बोलेंगे। और अगर राउंड शेप का न्यूक्लियस है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिम्फोसाइट बोलेंगे। ठीक है, तो एक हो गया लिम्फोसाइट और एक हो गया आपका मोनोसाइट। ठीक है, तो इसका जो कंटेंट होता है, इसका जो पार्ट होता है वो 20 से लेकर 25% होता है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करेंगे सेल काउंट की, अगर हम बात करते हैं तो 1200 से लेकर 2500 पर माइक्रोलीटर ये इसका सेल काउंट होता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये 200 to 800, 1200 to 2500, इनको हम लोग बोलते हैं डीएलसी, डिफरेंशिएट ल्यूकोसाइट काउंट। ठीक है, तो ये चीज समझ लीजिएगा। तो लिम्फोसाइट, ओके, तो 20 से लेकर 25% पार्ट होता है, 1200 से लेकर 25% इनका जो सेल काउंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं लिम्फोसाइट। अब देखिए जो लिम्फोसाइट होती हैं वो मेनली 2 टाइप होती हैं। ठीक है, तो पहले चीज तो समझ लीजिए कि लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहां होता है। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, फॉर्मेशन जो होती है वो कहां होती है? बोन मैरो के इनसाइड में होती है। फॉर्मेशन कहां हो रही है? बोन मैरो के इनसाइड में हो रही है। इसके अलावा अब समझ लीजिए आप मैच्योरेशन,
ठीक है। तो मैच्यूरेशन जो होती है वो टू साइड पर होती है, एक तो है बोन मैरो, ठीक है। तो बोन मैरो में क्या होगा, मैच्यूरेशन होगा, और दूसरा मैच्यूरेशन कहां हो सकता है, थाइमस के इनसाइड में हो सकता है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैच्यूरेशन, मैच्यूरेशन के बेसिस पर क्या होती है, जो लिम्फोसाइट होती है, ये लिम्फोसाइट टू टाइप की होती है, ठीक है। समझ लीजिएगा, फॉर्मेशन कहां पर हो रही है, फॉर्मेशन जो है बोन मैरो के इनसाइड में हो रही है, लेकिन मैच्यूरेशन कहां पर है, अलग साइड पर हो सकता है। पहली साइड मैच्यूरेशन की क्या हो सकती है, बोन मैरो हो सकती है, और दूसरी साइड मैच्यूरेशन की क्या हो सकती है, थाइमस हो सकती है, ठीक है। तो बोन मैरो और थाइमस जो है वो क्या है, आपका मैच्यूरेशन साइट है, ठीक है। अब अगर मैच्यूरेशन कहां पर होता है, बोन मैरो के इनसाइड में होता है, याद रखना। अब मैच्यूरेशन कहां हो रहा है, बोन मैरो के इनसाइड में हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बी सेल, अंडरस्टैंड, ठीक है। और अगर मैच्यूरेशन जो है वो कहां पर हो रहा है, थाइमस के इनसाइड में हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे टी सेल, ठीक है। तो एक हो गई बी सेल और एक हो गई टी सेल, ठीक है। चलिए बी सेल की अगर हम बात करेंगे तो बी सेल जो होती है वो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स में जो है पार्टिसिपेट करती है, और टी सेल जो होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स और एंटीबॉडी इम्यून रेस्पॉन्स दोनों में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। चलिए तो बी सेल की अगर हम बात करेंगे तो बी सेल जो होती है वो टू टाइप की होती है, एक को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा सेल, ठीक है, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल का मैंने फंक्शन आपको बताया था, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के इनसाइड में प्लाज्मा सेल क्या करती है, एंटीबॉडी रिलीज करती है, ठीक है। मेमोरी सेल जो होती है वो किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट में जो एनकाउंटर हुआ है, उस एंटीजन से कैसे डील किया गया है, उस इंफॉर्मेशन को रिमेंबर रखती है, उसकी मेमोरी अपने पास में रखती है, और जब सेकेंड टाइम उस सेम एंटीजन का हमारी बॉडी के इनसाइड में जब एनकाउंटर होता है या एंट्री होती है, तो मेमोरी सेल जो होती है वो एक्टिवली या फिर फास्टली इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो शो करती है, ठीक है। टी सेल की अगर हम बात करेंगे, टी सेल जो होती है वो थ्री टाइप की होती है, एक को हम लोग बोलते हैं टी हेल्पर सेल, एक को हम लोग बोलते हैं टीसी सेल, और एक को हम लोग बोलते हैं टीएस सेल। तो टी हेल्पर सेल, टीसी सेल और टीएस सेल। टी हेल्पर सेल जो है वो बी सेल की हेल्प करती है, जिससे क्या होता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है, ठीक है। टीसी सेल जो है वो साइटोटॉक्सिक नेचर की होती है, इट मींस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के इनसाइड में ये पार्टिसिपेट करती है, और टीएस सेल जो होती है वो इम्यून रिस्पांस को सप्रेस करने में हेल्प करती है, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी के इनसाइड में हमेशा डिफेंस सिस्टम या एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो एक्टिवेट नहीं रहती है। जैसे एंटीजन हमारी बॉडी में आया, एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्टिवेट हुई, और जैसे ही वो एंटीजन हमारी बॉडी से आउट होगा तो वैसे ही क्या होगा, अब उस एंटीजन के अगेंस्ट में इम्यून रिस्पांस को क्या हो जाना चाहिए, सप्रेस हो जाना चाहिए, उसको स्टॉप हो जाना चाहिए। तो ये काम क्यों कौन करता है, टीएस सेल, दैट्स ओके। सो दैट इज ऑल अबाउट इन केस ऑफ द ए ग्रेनुलोसाइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज ग्रेनुलोसाइट। ओके चलिए देखिए, अब जो सेकंड पार्ट की हम बात करेंगे तो सेकंड पार्ट आता है, क्या है, ग्रेनुलोसाइट। सेकंड पार्ट जो हो गया हमारा ग्रेनुलोसाइट हो गया। अब देखिए ग्रेनुलोसाइट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म कैसा होता है, साइटोप्लाज्म ग्रेनुलर होता है। साइटोप्लाज्म कैसा है, ग्रेनुलर, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करेंगे तो ग्रेनुलर अपीयरेंस होता है, ठीक है। और दूसरी चीज यहां पर जो न्यूक्लियस होता है, देखिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि यहां पर जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या होता है, मल्टीपल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस की अगर हम बात करेंगे तो न्यूक्लियस का स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है कि ये पॉलीमॉर्फिक है,
स्पेशल कैरेक्टर क्या है, पॉलीमॉर्फिक है। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो सकता है कि अगर न्यूक्लियस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहां पर 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। न्यूक्लियस की 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला जो न्यूक्लियस है, या तो न्यूक्लियस कैसा हो सकता है, मल्टी लोब्ड हो सकता है। ठीक है, समझ जाएगा। तो पहला न्यूक्लियस क्या हो सकता है, मल्टी लोब हो सकता है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि बाइलोब्ड हो सकता है। न्यूक्लियस कैसा हो सकता है, बाइलोब्ड हो सकता है। और तीसरी पॉसिबिलिटी जो है वो न्यूक्लियस कैसा हो सकता है, एस शेप्ड हो सकता है। दैट्स नाइस। ठीक है, तो ग्रेनुलोसाइट को आप न्यूक्लियस की मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी के इनसाइड में जो ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं उनका डायग्राम दिया हुआ है, और नीट एग्जाम के इनसाइड में उन डायग्राम से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो कभी कभी क्या हुआ कि आपको जो है पिक्चर दे दिया जाएगा सेल का, ठीक है, और आपको न्यूक्लियस के बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसके इनसाइड में न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होती है या बेसोफिल्स प्रेजेंट होती है या फिर इओसिनोफिल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलिए, तो अब अगर मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है तो देखिए अगर मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है तो अपीयरेंस कैसा होगा, तो अपीयरेंस जो है वो कुछ इस टाइप का होगा, लाइक दिस। ठीक है, तो अगर मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है तो आपको जो सेल है वो कुछ इस टाइप से दिखाई देगी, ऐसे। लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गया मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस मल्टी लोब्ड अगर न्यूक्लियस होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे, दिस वन इज कॉल्ड न्यूट्रोफिल्स। तो ये क्या हो गई, न्यूट्रोफिल्स। तो मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं। न्यूट्रोफिल्स जो होती है वो कितनी होती है, 60 से लेकर 65% होती है। इसका जो सेल काउंट होता है वो क्या होता है, 4000 से लेकर 6000 पर माइक्रोलीटर होता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है फेगोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये भी क्या करती है, फेगोसाइटोसिस नेचर की होती है। ठीक है, अच्छा, मेनली जब हम बात करेंगे तो इट गिव कलर बाय न्यूट्रल डाई। न्यूट्रल डाई, अब न्यूट्रल डाई जो होती है, ठीक है, उसी से इसकी स्टेनिंग हो सकती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं। और यहां पर जो डाई है वो यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एजूअर डाई। ठीक है, एजूअर डाई। ठीक है, तो एजूअर डाई यहां पर प्रेजेंट होती है। चलिए अब यहां पर बात करते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस कैसा है, अगर बाइलोब्ड है, देखिए अगर न्यूक्लियस कैसा है, अगर बाइलोब्ड है तो आपको कुछ इस टाइप का अपीयरेंस होगा। ठीक है, तो हमारी जो सेल है वो कैसी दिखेगी, हमारी सेल कुछ इस टाइप से दिखेगी, लाइक दिस। ठीक है, तो अगर बाइलोब्ड न्यूक्लियस है तो बाइलोब्ड न्यूक्लियस होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे, दिस वन इज कॉल्ड द eosinophils. This one is called eosinophils. ठीक है, तो eosinophils की हम बात करेंगे तो ये हो गया। तो eosinophils जो होती है वो कितनी होती है, 2 to 4% होती है, और इसका जो सेल काउंट होता है वो कितना होता है, वो 200 से लेकर 700 तक हो सकता है पर माइक्रोलीटर। ओके, चलिए ये हो जाएगा। अब इओसिनोफिल्स का काम क्या होता है, इओसिनोफिल जो होती है इट सिक्रीट एंटीहिस्टामिन। ये क्या करती है, एंटीहिस्टामिन रिलीज करती है। कब रिलीज करेगी, ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। तो जब भी हमारी बॉडी के इनसाइड में कोई एलर्जिक रिएक्शन होगी तो उस टाइम पर क्या होता है, इओसिनोफिल्स का काम क्या होता है कि वो हिस्टामिन के अगेंस्ट में कोई कंपोनेंट रिलीज करे, किसी केमिकल को रिलीज करे, इसको हम लोग बोलेंगे एंटीहिस्टामिन।
अब आपको पता है एलर्जिक रिएक्शन के इनसाइड में क्या रिलीज होता है, हिस्टामिन रिलीज होता है, और हिस्टामिन क्या करता है, इन्फ्लामेशन कॉज करता है। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट इन केस ऑफ द इओसिनोफिल्स। अच्छा, अदर वन इज इओसिनोफिल्स इज आल्सो नोन एज द एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स, ठीक है, व्हाई इट इज कॉल्ड द एसिडोफिल्स, क्योंकि यहां पर जो डाई है, जो डाई हम लोग यूज कर रहे हैं वो कौन सी डाई होती है, वो एसिडिक डाई होती है, और उस एसिडिक डाई का नाम है इओसिन। ठीक है, तो एसिडिक डाई यूज कर रहे हैं इओसिन, और इओसिन की वजह से इसका नेम क्या है, इओसिनोफिल्स है। और ये डाई कैसी होती है, एसिडिक नेचर की होती है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द एसिडोफिल्स। ओके, नाउ अब बात करते हैं, अगर एस शेप्ड न्यूक्लियस है, तो एस शेप्ड न्यूक्लियस है तो आपका देखिए क्या होगा, तो स्ट्रक्चर जो है वो सेल का क्या हो सकता है, कुछ इस टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो एस शेप्ड न्यूक्लियस है तो कैसा होगा, लाइक दिस, कुछ इस टाइप का हो सकता है। ठीक है, लाइक दिस। तो अगर इस टाइप का अपीयरेंस है तो उसको हम लोग बोलेंगे, दिस वन इज कॉल्ड बेसोफिल्स, दिस वन इज कॉल्ड बेसोफिल्स। ठीक है, तो ये हो गया। तो अगर इस टाइप का न्यूक्लियस है तो आपका हो गया न्यूट्रोफिल्स, अगर इस टाइप का न्यूक्लियस है तो हो गया इओसिनोफिल्स, और अगर इस शेप का न्यूक्लियस है तो हो गया बेसोफिल्स। ठीक है, इसका नंबर सबसे लीस्ट है 0.5 से लेकर 1%, ये होता है। और सेल काउंट की अगर हम बात करेंगे तो सेल काउंट जो होता है वो 25 से लेकर मैक्सिमम 200 पर माइक्रोलीटर हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन इतना लीस्ट नंबर होने का रीजन ये है कि इट सिक्रीट द हिस्टामिन। ठीक है, सिक्रीट। अब ये क्या करती है, कुछ केमिकल सिक्रीट करती है। कौन कौन सा केमिकल्स है, तो पहला केमिकल तो हो गया हिस्टामिन सिक्रीट कर रही है, दूसरा केमिकल क्या हो गया, सीरोटोनिन रिलीज कर रही है। ठीक है, और तीसरा क्या हो गया, ये हेपेरिन रिलीज करती है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर बेसोफिल का कंटेंट क्या होता है, ज्यादा होगा, तो हमारे बॉडी के इनसाइड में हिस्टामिन का लेवल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब आपको पता है हिस्टामिन क्या करता है, वैसोडाइलेशन करता है। तो अगर वैसोडाइलेशन ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन हो जाएगा, और अगर ब्लड प्रेशर डाउन होगा तो हमारे एसेंशियल ऑर्गन्स को जो है ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाएगा, कार्बोहाइड्रेट का सप्लाई नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, कोमा की सिचुएशन डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए इसका नंबर क्या होता है, सबसे कम होता है। सो दैट इज ऑल अबाउट इन केस ऑफ द WBCs। अच्छा, WBCs के केस की हम बात करेंगे तो WBCs के केस में क्या होता है, कुछ एबनॉर्मलिटीज होती है। ठीक है, एबनॉर्मलिटीज ऑफ WBCs। ठीक है, अब देखिए ये सेल है, तो एबनॉर्मलिटीज जो है वो 2 टाइप की हो सकती है। ठीक है, या तो नंबर इंक्रीज होगा या फिर नंबर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो सेल काउंट या तो इंक्रीज होगा या फिर क्या होगा, सेल काउंट जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर सेल काउंट इंक्रीज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, तो इंक्रीज सेल काउंट इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, और अगर सेल काउंट डिक्रीज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। दैट्स ऑल। ठीक है, सो दीज आर द 2 एबनॉर्मलिटीज। और अगर ये जो ल्यूकोसाइटोसिस है ये क्या हो जाए, अगर एबनॉर्मली इंक्रीज होता रहे तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं ल्यूकेमिया। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट इन केस ऑफ द WBC। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा, नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो है जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। चलिए थ्रोम्बोसाइट की बात कर लेते हैं। Now the next one is thrombocyte. जो थर्ड पार्ट है हमारा, एंड दिस वन इज thrombocyte. Okay, thrombocyte is also known as the blood
प्लेटलेट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लड प्लेटलेट्स बोलते हैं। अगेन फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, तो फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन को बोलते हैं थ्रोम्बोपोएसिस। ठीक है, थ्रोम्बोपोएसिस क्या होती है? थ्रोम्बोपोएसिस जो होती है वो बोन मैरो के इनसाइड में होती है। ठीक है, चलिए मेनली अगर हम बात करेंगे तो जो प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स की हम बात करते हैं तो दे आर डेराइव्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट। ठीक है, चलिए अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि ये मेगा कैरियोसाइट क्या होती है। ठीक है, तो स्प्लीन के इनसाइड में क्या होता है कि स्प्लीन के इनसाइड में देखिए, स्प्लीन के इनसाइड में क्या है? आरबीसीज है। ठीक है, तो आरबीसीज का जब हीमोलाइसिस होता है, ठीक है, आरबीसीज का क्या हो रहा है? आरबीसीज का हीमोलाइसिस हो रहा है। ठीक है, तो आरबीसीज का जब हीमोलाइसिस होगा तो ये यहां पर ये क्या होते हैं? इस टाइप से कुछ सेल फ्रिक्शंस बन जाएंगे। दीज आर द सेल फ्रिक्शंस लाइक दिस। ठीक है, सो दीज आर द सेल फ्रिक्शंस। या एक टाइप से आप बात करेंगे कि जो आरबीसी की जो वेस्ट है, ठीक है, वो जो वेस्टेज है वो ये, तो ये हो गए सेल फ्रिक्शंस। अब ये सेल फ्रिक्शंस कहां पहुंचे? ये सेल फ्रिक्शन जो होते हैं वो बोन मैरो के इनसाइड में पहुंच जाते हैं। ठीक है, और बोन मैरो क्या करता है? बोन मैरो इन सेल फ्रिक्शंस को कन्वर्ट कर देता है किसके इनसाइड में? मेगा कैरियोसाइट्स के इनसाइड में, मेगा कैरियोसाइट्स के इनसाइड में। तो मेगा कैरियोसाइट बन गई। ठीक है, और अब बोन मैरो के इनसाइड में क्या होता है? ये जो मेगा कैरियोसाइट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं? ये कन्वर्ट हो जाती हैं ब्लड प्लेटलेट्स के इनसाइड में, ब्लड प्लेटलेट्स के इनसाइड। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो फिर से समझ लीजिए कि स्प्लीन के इनसाइड में क्या हो रहा है? आरबीसीज का हीमोलाइसिस हो रहा है। ठीक है, अब जब आरबीसीज का हीमोलाइसिस होगा तो आरबीसीज के जो सेल फ्रैक्शंस हैं वो रिलीज होंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है? स्प्लीन जो है वो लिम्फ नोड है। ठीक है, अब लिम्फ की हम बात करेंगे तो ये सारे के सारे फ्रैक्शंस कहां चले जाएंगे? लिम्फ में चले जाएंगे। ठीक है, लिम्फ क्या होता है? फाइनली ब्लड के इनसाइड में मिक्सअप होता है। ठीक है, अब ब्लड के थ्रू कहां पहुंचते हैं? सारे के सारे सेल फ्रैक्शन कहां पहुंचेंगे? हीमोपोएटिक टिश्यू, इट मींस या हीमोपोएसिस साइट, बोन मैरो के इनसाइड में पहुंचेंगे। ठीक है, और जैसे ही बोन मैरो के इनसाइड में पहुंचते हैं तो बोन मैरो क्या करता है? इसको कन्वर्ट कर देता है इसके इनसाइड में, मेगा कैरियोसाइट्स के इनसाइड में, और मेगा कैरियोसाइट से फिर क्या होता है? ब्लड प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन होती है। ओके, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ब्लड प्लेटलेट्स का जो सेल काउंट होता है वो 150,000 से लेकर 300,000 तक पर माइक्रोलीटर ये रहता है। ओके, चलिए ये हो गया। अब इसके बाद की हम बात करेंगे इसका फंक्शन जो होता है। फंक्शन क्या होता है कि ब्लड प्लेटलेट्स जो होती हैं, ब्लड प्लेटलेट्स सिक्रीट क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स ये सिक्रीट करते हैं, स्पेशली जो हमारा प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन है, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, तो ये कौन रिलीज करता है? ब्लड प्लेटलेट्स रिलीज करते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट इन केस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड। तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड जो है वो कंप्लीट हो गया। ओके, अब ब्लड के फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो ब्लड के फंक्शंस की हम बात करेंगे तो मेनली जो ब्लड का फंक्शन होता है वो क्या होता है? प्रोटेक्शन का होता है। ठीक है, प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट में? आपका एंटीजन के अगेंस्ट में डिफेंस सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो उसको प्रोवाइड करता है। एंटीबॉडीज प्रोडक्शन होता है, लिम्फोसाइट क्या करती हैं? एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती हैं। गैसियस ट्रांसपोर्ट करता है, इंटरमीडिएट का काम कर रहा है, एक किसके बिटवीन में? आपका लंग्स के बिटवीन में और टिश्यू के बिटवीन में, ताकि आपका जो गैस जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सके। गैस को ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, मेटाबॉलिक वेस्ट को आउट करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो और बैलेंस बना के रखता है। ठीक है, सो दीज ऑल द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द ब्लड। ठीक है, इस वीडियो के इनसाइड में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के इनसाइड में हम लोग जो है ब्लड ग्रुप, टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप की जो है डिस्कशन करेंगे। ठीक है,
अभी के लिए इतना ही, आज की सभा समाप्त।